पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में 56 की पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। आपको बताना है कि राजस्थान के कौन से जिले में 56 की पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो ये कहाँ स्थित है? बाड़मेर जिले में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। अब इस प्रश्न की व्याख्या देखिए। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि 56 का मैदान राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, तो आप क्या बताओगे? बांसवाड़ा जिले में। 56 की पहाड़ियाँ तो बाड़मेर में स्थित हैं, जबकि 56 का मैदान बांसवाड़ा जिले में है। इसी प्रकार से दोस्तों जो अन्य क्वेश्चन बनता है यहाँ से अपने पास, वो क्या बनता है कि मारवाड़ का लघु माउंट किसे कहा जाता है। तो मारवाड़ का लघु माउंट दोस्तों जो पीपलूद नामक स्थान है दोस्तों बाड़मेर में, इसे ही कहा जाता है। जो पीपलूद है दोस्तों बाड़मेर की जो हल्देश्वर पहाड़ियाँ हैं वहीं पर स्थित एक स्थान है, तो इसी पीपलूद को मारवाड़ का लघु माउंट कहा जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुका है। आपको पता लग गया कि 56 की पहाड़ियाँ तो बाड़मेर में है, 56 का मैदान बांसवाड़ा में है और मारवाड़ का लघु माउंट पीपलूद को कहा जाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो सभी। सेकंड क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में कर्क रेखा, कर्क रेखा कौन सी रेखा होती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ही कर्क रेखा कहा जाता है। किन जिलों से होकर गुजरती है? तो आपको बताना है कि राजस्थान के किन किन जिलों से अपने पास कर्क रेखा गुजरती हैं। तो आपको पता है कि राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती हैं, तो उन्हीं का आपको युग्म बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा दोस्तों। डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा जिले हैं इन्हीं से होकर अपने पास कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती हैं। ठीक है, अब इस प्रश्न की व्याख्या देखिए दोस्तों। कर्क रेखा की जो राजस्थान में कुल लंबाई है वो 26 किलोमीटर है। ठीक है, जो सर्वाधिक लंबाई है वो बांसवाड़ा जिले में है। कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय कौन सा है दोस्तों? बांसवाड़ा है। यानी कि कर्क रेखा के नज़दीक जो अपने पास जिला मुख्यालय या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो जो शहर हैं वो अपने पास बांसवाड़ा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई 26 किलोमीटर है। कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय बांसवाड़ा जिला है। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलो भाई। तीसरा क्वेश्चन आता है अपने पास, राजस्थान की आकृति है। तो आपको पता होगा दोस्तों राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया है, इसे आप ऐसे ही ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार है। आपको बताना है कि जो राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार है उसकी कितनी लंबाई है। तो आपको पता होगा दोस्तों उत्तर से जो दक्षिण तक की जो लंबाई है अपने राजस्थान की वो है दोस्तों 826 किलोमीटर। इस प्रश्न की आप व्याख्या देखिए दोस्तों, व्याख्या काफ़ी महत्वपूर्ण है इस प्रश्न की। जो राजस्थान का पश्चिम से पूर्व तक की जो लंबाई है, यानी कि पश्चिम से पूर्व तक का जो विस्तार है दोस्तों लंबाई का, वो कितना है दोस्तों? टोटल 869 किलोमीटर है। यानी कि मैं आपको समझाऊं तो जैसे ये अपने पास राजस्थान है, ठीक है, तो राजस्थान में ये तो हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम। ठीक है, तो उत्तर से लेके दक्षिण तक का जो विस्तार है दोस्तों इसकी कुल लंबाई है 826 किलोमीटर। ठीक है, इसी प्रकार पश्चिम से पूर्व या फिर इसे आप बोल सकते हो पूर्व से पश्चिम जो विस्तार है इसकी कुल लंबाई है दोस्तों 869 किलोमीटर। तो इसी में आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है, अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, यहाँ से आपकी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार 826 किलोमीटर, जबकि राजस्थान का पश्चिम से पूर्व विस्तार 869 किलोमीटर। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों जो क्वेश्चन बन सकता है अपने पास वो राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार से बन सकता है। तो जो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है दोस्तों। इसी प्रकार जो देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। ये विस्तार आपको याद होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से याद रहे। ठीक है, ये मान याद रखना आपको आवश्यक है कि 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक तो अपने पास उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है, जबकि अपने पास 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरीय विस्तार है। ठीक है, अब मैं आपको समझा देता हूँ कि देशांतर और अक्षांश क्या होते हैं। ये अपनी पृथ्वी है, ठीक है, ये जो रेखा होती है आडी लाइन ये होती है 0 डिग्री रेखा जिसे आप बोलते हो भूमध्य रेखा। तो जो आडी लाइनें होती हैं दोस्तों इन्हें बोला जाता है अक्षांश। ठीक है, इसी प्रकार जो कड़ी लाइनें होती हैं उन्हें अपन बोला जाता है, अपन बोलते हैं देशांतरीय रेखाएं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बीचों बीच होती है वो होती है 0 डिग्री देशांतरीय रेखाएं। ठीक है, इस 0 डिग्री देशांतरीय रेखा के इधर वाले भाग को बोला जाता है पूर्वी देशांतर, या फिर आप इसे पूर्वी गोलार्ध भी बोल सकते हो। ठीक है, इसके इधर वाला पश्चिमी वाला जो भाग होता है इसे कहते हैं अपन पश्चिमी देशांतर या फिर पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, इसी प्रकार अपने पास जो 0 डिग्री लाइन है दोस्तों जो अक्षांश रेखा है इसके ऊपर वाले भाग को बोलेंगे अपन उत्तरी अक्षांश। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो उत्तरी गोलार्ध। इसी प्रकार इसके नीचे वाले भाग को बोलेंगे दोस्तों दक्षिणी अक्षांश
या फिर आप बोल सकते हो दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, आ गया समझ में। तो अपना जो भारत स्थित है दोस्तों इस जगह पर स्थित है, जहाँ भारत स्थित है, अपना देश स्थित है, वहीं अपना राजस्थान स्थित है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि जो अपने देश की स्थिति है वो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। ये तो उत्तरी गोलार्ध हो गया ऊपर वाला, और इसकी इधर वाला भाग कौन सा है, पूर्वी गोलार्ध है। तो यानी कि अपन कह सकते हैं उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। और जो अपने पास आडी लाइनें होती हैं वो तो क्या होती है दोस्तों, अक्षांश होती हैं, और जो खड़ी लाइनें होती हैं वो देशांतर होती हैं। तो अपना जो विस्तार आया वो किस प्रकार से आया वो देख लीजिए। ये अपना राजस्थान है भाई, पूरा अच्छे से चित्र नहीं बनेगा इसलिए आप समझ लीजिए ओनली। तो ये आडी लाइनें हैं, जैसे यहाँ से गुजर रही हैं ये। ठीक है, तो इसी का विस्तार पूछिए आडी लाइनों का तो आप बोलोगे अक्षांशीय विस्तार। तो यहाँ पर जो पॉइंट है दोस्तों अपने पास दक्षिणतम बिंदु हैं, ये हैं दोस्तों 23 डिग्री 3 मिनट। ठीक है, तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब उत्तरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है इसलिए उत्तरी बोलेंगे। ठीक है, तो उत्तरी अक्षांश से जो अपना पास ये बिंदु है दोस्तों राजस्थान का उत्तरीतम बिंदु, ये है दोस्तों 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। ठीक है, इसी प्रकार जो खड़ी लाइनें होती हैं उन्हें बोला जाता है देशांतरी रेखाएं। तो अपने पास जो पूर्वी ये बिंदु है, पूर्वोत्तर बिंदु, ये है दोस्तों अपने पास 78 डिग्री 17 मिनट। ठीक है, इसी प्रकार जो इधर का बिंदु रहेगा वो आपके 69 डिग्री 30 मिनट रहेगा। ठीक है, आगे समझ में अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या होता है और किस प्रकार से इन्हें आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपको इतना सब समझ में नहीं आता है तो आप इतना याद रखना, जो इनका मान है उन्हें याद रख लेना। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला जो पॉइंट आता है अपने पास वो क्या इंपॉर्टेंट आता है कि राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है। तो आप बताओगे 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। जो अपने राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है वो है दोस्तों 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो आप बताओगे 10.41%। और आपको पता होगा कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत में कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अपने राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला पूछ लिया आपसे तो आप क्या बताओगे, जैसलमेर। जो जैसलमेर जिला है दोस्तों ये अपने राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। और सबसे छोटा जिला पूछ लिया आप तो क्या बताओगे, धौलपुर है। ठीक है, अगला जो पॉइंट आता है अपने एग्जाम की दृष्टि से वो आता है कि राजस्थान में जिलों व संभागों की संख्या का युग्म बताइए। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो अपने राजस्थान में वर्तमान में 33 जिले हैं और 7 संभाग हैं। ठीक है, जो नया जिला है दोस्तों वो 33वां जिला प्रतापगढ़ है, और जो नया संभाग है वो भरतपुर है। ठीक है, जो भरतपुर संभाग बना था दोस्तों ये 2005 में बनाया गया था। भरतपुर संभाग सबसे छोटा संभाग है दोस्तों। और जबकि सबसे बड़ा संभाग की आपसे पूछ ले तो आप बताओगे जोधपुर संभाग। जो जोधपुर संभाग है 7 संभागों में वो अपने पास सबसे बड़ा है और सबसे छोटा भरतपुर संभाग है। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से पूछ ले तो आप बताओगे जयपुर संभाग। जबकि 33वां जो नया जिला है दोस्तों प्रतापगढ़ है, जिसका निर्माण दोस्तों 26 जनवरी 2008 को किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों राजस्थान में जिलों और संभागों की जो संख्या है वो 33-7 है। तो आपकी 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और उनके साथ जो भी अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो भी कंप्लीट हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है। राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी कुल लंबाई आपको बतानी है। ठीक है, तो आपको पता होगा दोस्तों जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है वो कितनी है, 1070 किलोमीटर। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रश्न की व्याख्या देखिए दोस्तों, जो अपने राजस्थान की कुल सीमा है दोस्तों वो है 5920 किलोमीटर। अब इसमें दोस्तों 2 प्रकार से, एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ और एक अंतर्राज्यीय सीमाएँ। अंतर्राष्ट्रीय सीमा वे सीमा जिसके साथ मतलब कोई देश लगता है उसे अपन अंतर्राष्ट्रीय सीमा बोलते हैं। जैसे अपने राजस्थान के साथ ओनली पाकिस्तान लगता है दोस्तों। यानी कि जो ये क्वेश्चन था ना दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई वाला, ये इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगने वाली कुल सीमा की लंबाई कितनी है, तब भी आपका आंसर 1070 किलोमीटर ही रहेगा। ठीक है, तो पाकिस्तान से लगती है अपने पास अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कि 1070 किलोमीटर लगती है, और जो अंतर्राज्यीय सीमा है तो 1070 इसमें से जब माइनस करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 4850 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, जो अंतर्राज्यीय सीमा है उनमें सर्वाधिक जो सीमा जिस राज्य से लगती है वह अपने पास मध्य प्रदेश राज्य है। एमपी के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है दोस्तों राजस्थान, जिसकी कुल लंबाई है दोस्तों 1600 किलोमीटर।
इसी प्रकार दोस्तों न्यूनतम जो सीमा बनाता है राजस्थान, वो पंजाब के साथ बनाता है, जिसकी लंबाई है दोस्तों 89 किलोमीटर। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है। इसी प्रकार अपन ने पढ़ा कि अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है उसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उस पर जो जिले स्थित हैं दोस्तों, उनका नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान रखना दोस्तों ट्रिक के माध्यम से, SBBJ की ट्रिक के माध्यम से आप चारों जो 4 जिले पढ़ते हैं अपने पास अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। एस से हो जाएगा दोस्तों श्री गंगानगर, बी से हो जाएगा दोस्तों बीकानेर, फिर अगले बी से हो जाएगा बाड़मेर और जे से हो जाएगा जैसलमेर। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर लिख रखी है दोस्तों, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये चारों जिले अपने पास अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। ठीक है, जो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है दोस्तों वो अपने राजस्थान का जैसलमेर जिला बनाता है। ठीक है, और सबसे कम बीकानेर जिला बनाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने रजिस्टर में। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नज़दीक जिला मुख्यालय कौन सा है, तो आप बताओगे बीकानेर। जो बीकानेर जिला मुख्यालय है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नज़दीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, वह जिला जिसकी सीमा सर्वाधिक जिलों से लगती है, तो वो कौन सा जिला है? पाली जिला। पाली जिला ऐसा है दोस्तों जिसकी सीमा 8 जिलों से लगती है, जिन्हें अपन सीमावर्ती जिले बोल सकते हैं। ये 8 जिले ऐसे जिले हैं दोस्तों जिनकी सीमा न तो किसी राज्य से लगती है न ही किसी देश से लगती हैं। ठीक है, इनकी सीमा जो अपने अंदर के जो जिले हैं राजस्थान के, उन्हीं से लगती हैं, ओनली 8 जिलों की। तो क्वेश्चन 2 प्रकार से बन गए यहाँ। एक तो पूछ ले कि वह जिला जिसकी सीमा सर्वाधिक जिलों से लगती है, तो आप बताओगे पाली। एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि राजस्थान के सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है, तो आप बताओगे 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी जो सिरोही जिले में स्थित है की ऊंचाई है, तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गुरु शिखर है। ठीक है, तो कहाँ स्थित है? सिरोही जिले में, तो उसी की ऊंचाई पूछ रहा है दोस्तों। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 1722 मीटर। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इस प्रश्न की व्याख्या देखिए आप, जो अपने राजस्थान की 4 बड़ी चोटियाँ या पर्वत हैं वो कौन कौन से, वो देख लीजिए। गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, जो कि सिरोही जिले में स्थित है। शेर, जो शेर है ये अपने पास सिरोही जिले में स्थित पर्वत चोटी है दोस्तों, इसकी जो ऊंचाई है वो 1597 मीटर है। ठीक है, तो इसका भी क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है दोस्तों कि शेर जो पर्वत चोटी है इसकी ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तीसरी है अपने पास दिलवाड़ा दोस्तों, ये भी अपने पास सिरोही में है। तो गुरु शिखर, शेर और दिलवाड़ा ये तीनों अपने पास सिरोही जिले में अवस्थित पर्वत चोटियाँ हैं। ठीक है, तो दिलवाड़ा की जो ऊंचाई है दोस्तों वो 1442 मीटर है। इसी प्रकार चौथे डाउन पे आते हैं अपने पास जरगा, जो जरगा पर्वत हैं ये अपने पास उदयपुर जिले में स्थित हैं। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वो 1431 मीटर है। तो 4 बड़ी चोटियों के नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा, इनका क्रम भी पूछा जा सकता है एग्जाम में आपसे। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का सबसे ऊंचा वो बड़ा पठार है, तो राजस्थान का सबसे ऊंचा वो बड़ा पठार कौन सा है दोस्तों? उड़िया का पठार। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। अब इसकी प्रश्न की व्याख्या देखिए दोस्तों आप, उड़िया का पठार सिरोही जिले में स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो यानी कि उड़िया का पठार सबसे ऊंचा है। फिर इसके बाद जो दूसरे नंबर का पठार आता है दोस्तों वो आता है अपने पास आबू पर्वत, जो कि सिरोही में स्थित है दोस्तों। तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों बोरट का पठार, ठीक है, जो कि उदयपुर और राजसमंद जिले में फैला हुआ है दोस्तों। चौथे नंबर पे आता है दोस्तों लसाड़िया का पठार, जो कि उदयपुर में स्थित है। तो ये 4 बड़े पठार हो गए दोस्तों। पहला नंबर पे आता है उड़िया का पठार, दूसरे पे आबू पर्वत, तीसरे पे बोरट का पठार और चौथे पर लसाड़िया का पठार। ठीक है, तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो बोरट का पठार है दोस्तों ये उदयपुर और राजसमंद दोनों जिलों में फैला हुआ है दोस्तों। जो उदयपुर का गोकुंदा है वहाँ से ये प्रारंभ होता है और ये राजसमंद के जो कुंभलगढ़ है यहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, आगे देखो और क्या बिंदु आता है अपने एग्जाम की दृष्टि से। आपसे पूछ ले कि उदयनाथ व बैराज पर्वत कहाँ स्थित है। जो उदयनाथ पहाड़ी है और बैराज पर्वत है ये अपने पास अलवर जिले में स्थित हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगला पॉइंट आता है मालकेत की पहाड़ियाँ, हर्ष की पहाड़ियाँ, रघुनाथ चोटी। जो रघुनाथ पहाड़ी है इसे भी आप पहाड़ी बोल सकते हो। तो मालकेत की पहाड़ियाँ, अर्श की पहाड़ियाँ और रघुनाथ पहाड़ियाँ
ये जो स्थित हैं ये अपने पास राजस्थान के सीकर जिले में स्थित हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो है दोस्तों विराट की पहाड़ियाँ। तो आपसे पूछ ली कि विराट की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो आप बताओगे दोस्तों जयपुर जिले में अवस्थित है, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम की दृष्टि से पॉइंट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, निम्न नदियों में से कौन सी नदी का जल अरब सागर में नहीं गिरता है। आपको बताना है कि कौन सी नदी का जल अरब सागर में नहीं गिरता है, यानी कि कौन सी कहाँ गिर जाएगा, बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, चंबल नदी। जो चंबल नदी है ये यमुना की सहायक नदी है और यमुना नदी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन सही हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ठीक है। चंबल नदी से संबंधित कुछ फैक्ट जान लीजिए आप। जो चंबल नदी का उद्गम है दोस्तों जाना पाओ की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। चंबल नदी को दोस्तों राजस्थान की कामधेनु चरमनवती कहते हैं। तो ये उपनाम है दोस्तों, उपनाम से भी क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो राजस्थान की कामधेनु और चरमनवती किसे कहा जाता है, तो आप बताओगे चंबल नदी को कहा जाता है, ठीक है। और दोस्तों जिनको चंबल नदियाँ, जो चंबल नदी हैं, जो लूनी है, माई है, साबरमती, इनके बारे में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो जाने तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं दोस्तों नदियों वाला। मैंने काफ़ी ट्रिकली दोस्तों नदियों को कंप्लीट करवाया है। आपको एक बार में काफ़ी अच्छे से सभी नदियाँ याद हो जाएगी दोस्तों, और सहायक नदियाँ भी याद हो जाएगी। तो सभी प्ले लिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों और मैं फैक्ट बता देता हूँ आपको साथ के साथ। जो लूनी नदी है दोस्तों, इसका जो उद्गम स्थल है दोस्तों वो नाग पहाड़ है, जो कि अजमेर ज़िले में स्थित हैं, ठीक है। ये अपने पास अरब सागर में ही गिरती है। माई नदी की बात करूँ मैं दोस्तों आपसे, तो जो माई नदी है इसका जो उद्गम होता है वो एमपी से होता है। एमपी में एक मेंद झील है दोस्तों, वहीं से ही माई नदी का उद्गम होता है, ठीक है। और ये राजस्थान के अपने जो बांसवाड़ा डूंगरपुर जो ज़िले हैं इनमें बहती हैं दोस्तों, और कच्छ के रण में चली जाती हैं, ठीक है। जो साबरमती है दोस्तों इसका उद्गम उदयपुर में होता है, और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो भी उदयपुर है, ठीक है। तो ये सभी बिंदु आप ध्यान रखिएगा। जो अपने राजस्थान की नदियाँ हैं दोस्तों उनको 3 प्रकार से अपन पढ़ते हैं। एक तो होता है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली, एक अरब सागर में जल ले जाने वाली, और एक आंतरिक प्रवाह वाली जल नदियाँ, ठीक है। तो नदी वाला मैंने कंप्लीट वीडियो डाल रखी है दोस्तों, आप उन्हें देख लीजिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान की अंतः प्रवाह या जिसे आप बोल सकते हो आंतरिक प्रवाह वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, जिसे मर्त नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सी नदी हो जाएगी, गग्गड़ नदी। जो अपने पास गग्गड़ नदी है दोस्तों इसे ही मर्त नदी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो पानी आता है दोस्तों बारिश के समय ही आता है, बाकी टाइम इसमें पानी सूख जाता है, इसलिए इसे मर्त नदी भी, डेड रिवर भी कहा जाता है, ठीक है। ये अपने जो राजस्थान की आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ हैं उनमें सबसे बड़ी नदी हैं, ठीक है। और जो गग्गड़ नदी है दोस्तों इसी के किनारे जो अपनी प्राचीन सभ्यता आती है दोस्तों कालीबंगा सभ्यता, ये विकसित हुई थी, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी, तो गग्गड़ नदी के किनारे विकसित हुई थी। प्राचीन नाम इसका सरस्वती नदी भी था दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो अन्य नदियाँ दे रखी हैं उनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए इनके बारे में भी। जो कांतली नदी है दोस्तों इसका उद्गम अपने पास खंडेला की पहाड़ियों में होता है दोस्तों। खंडेला की पहाड़ियों में बता देता हूँ आपको सारा। खंडेला की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों सीकर जिले में, वहीं पर इसका उद्गम होता है दोस्तों, और ये भी अपने पास आंतरिक जल प्रवाह वाली एक नदी है। और जो कांतली नदी है दोस्तों इसी के किनारे अपने पास जो प्राचीन गणेश्वर सभ्यता आती है दोस्तों वो विकसित हुई थी। तो गणेश्वर सभ्यता का संबंध पूछ ली कि कौन सी नदी से है, तो आप क्या बताओगे, कांतली नदी से, ठीक है। गणेश्वर सभ्यता का संबंध कौन सी जिले से, सीकर से है, ठीक है। सेकंड जो है दोस्तों रूपा रेल। तो जो रूपा रेल नदी है अपने पास आंतरिक प्रवाह वाली, इसका जो उद्गम होता है दोस्तों उदयनाथ की पहाड़ियाँ से होता है। अभी बताया मैंने उदयनाथ की जो पहाड़ियाँ हैं अलवर में, तो इसका उद्गम जो होता है उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर में होता है, ठीक है। अगली जो है कांकनी, तो एक जो कांकनी नदी है ये जैसलमेर में है दोस्तों, जैसलमेर में इसका उद्गम होता है, और ये भुज झील का निर्माण करती है दोस्तों, भुज झील का निर्माण, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लगभग एग्जाम में 2-3 बार पूछा हुआ है, भुज झील का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो आप बताओगे कांकनी नदी करती है, ठीक है। तो सभी चारों नदियों के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। आगे चले, तो आगे चलो भैया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11,
राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपको बताना है कि राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों चारों में से? सांबर झील। जो बी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। सांबर झील अपने राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है, जो कि नागौर और जयपुर जिलों में फैली हुई है। मुख्यतः ये जयपुर जिले में है दोस्तों। जिलों को मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बता देता हूँ दोस्तों, सारी जिले आपको याद हो जाएगी खारे पानी की, और जो अन्य जिले आए वो मीठे पानी की हो जाएगी, ठीक है। तो खारे पानी की जिले मैं आपको बता रहा हूँ, सभी इस ट्रिक को ध्यान से देख लीजिएगा। साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, इस ट्रिक से आप सभी जो खारे पानी की झीलें उन्हें याद कर सकते हो। साथ से क्या याद रखोगे आप? सांबर, जो कि जयपुर और नागौर में भी इसका भाग आता है, ठीक है। साथ से क्या हो जाएगा? सांबर। डी से क्या हो जाएगा? डीडवाना, जो कि नागौर जिले में स्थित है दोस्तों। का से क्या हो जाएगा दोस्तों? कावोदी, जैसलमेर जिले में स्थित है। प से क्या हो जाएगा दोस्तों? पंचभद्रा, ये बाड़मेर जिले में स्थित है। लू से क्या हो जाएगा दोस्तों? लूणकरणसर, ये अपने पास बीकानेर जिले में स्थित है। कू से क्या हो जाएगा दोस्तों? कुचामन, ये नागौर जिले में स्थित है दोस्तों। ता से क्या हो जाएगा दोस्तों? तालछापर, जो कि चूरू में है। तालछापर एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है दोस्तों, तालछापर, वो आगे आएगा क्वेश्चन दोस्तों उसका भी। तो तालछापर अपने पास झील भी है खारे पानी की, ठीक है, जो कि चूरू जिले में स्थित है। पास से क्या याद रखोगे दोस्तों आप? फलोदी, ठीक है, जो कि जोधपुर में स्थित है फलोदी, और ये राजस्थान का सबसे गर्म स्थल है फलोदी, ठीक है, ये भी आप पॉइंट ध्यान रखिएगा। डे से क्या हो जाएगा दोस्तों? डेगाना, जो कि नागौर में स्थित है। तो ये सभी दोस्तों अपने राजस्थान में पाई जाने वाली खारे पानी की मीठी झील, ये खारी झीलें हैं, ठीक है। इनके अलावा दोस्तों जो भी अन्य झीलें हैं वो अपने पास मीठे पानी की झीलें हैं, ठीक है। तो इस ट्रिक को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा सभी झीलें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान में स्थित मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है राजस्थान की वो है दोस्तों जैसमंद झील, जो कि उदयपुर जिले में स्थित है, ठीक है। जैसमंद झील उदयपुर में। इसके अलावा दोस्तों उदयपुर में अपने पास अन्य झीलें भी आती है दोस्तों। पिचोला झील की पूछ लिया आपसे कि पिचोला झील कहाँ स्थित है, तो आप बताओगे दोस्तों उदयपुर में स्थित है। जो पिचोला झील है दोस्तों, इसी में अपने पास जगमंदिर, आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन्हें लिख लीजिएगा, जगमंदिर। एक आता है दोस्तों जगनिवास महल, और एक आता है दोस्तों नटनी का चबूतरा। जो नटनी का चबूतरा, जगनिवास महल और जगमंदिर, ये तीनों स्थित हैं, वो अपने पास पिचोला झील में स्थित हैं, ठीक है। तो नटनी के चबूतरे से भी क्वेश्चन आया हुआ है और पिचोला झील से भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों ये भी पूछ रखा है कि जगमंदिर और जगनिवास महल कौन सी झील में स्थित है, तो आप बताओगे पिचोला झील में। पिचोला झील कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित झील है, ठीक है। इसके अलावा अपने पास उदयपुर में फतेह सागर झील है। इसके अलावा दोस्तों उदय सागर झील, ये भी अपने पास उदयपुर में है, ठीक है। ये सभी दोस्तों मीठे पानी की झीलें हैं, जो कि कहाँ हैं? उदयपुर जिले में। तो यहाँ पर उदयपुर जिले से संबंधित 4 झीलें हो गई है अपने पास, जैसमंद, पिचोला, फतेह सागर, उदय सागर, ठीक है। जैसमंद अपने राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और पिचोला झील के बारे में मैंने आपको फैक्ट बताइए दिया है कि नटनी का चबूतरा, जगमंदिर, जगनिवास महल पिचोला झील में स्थित है, ठीक है। ये सभी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने जो खारे पानी की झीलें बताई है, इनमें आप ध्यान रखिएगा जो पंचभद्रा हैं, बाड़मेर में स्थित हैं, यहाँ से सर्वश्रेष्ठ नमक का उत्पादन किया जाता है, जबकि सर्वाधिक नमक का उत्पादन तो सांबर से किया जाता है। लगभग 8.7% जो देश का नमक है वो यहीं से ही उत्पादित किया जाता है। लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ नमक माना जाता है वो पंचभद्रा, बाड़मेर की जो खारे पानी की झील है इसका माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, अलवर जिले में स्थित राजस्थान की प्रसिद्ध मीठे पानी की झील का नाम है। तो अलवर जिले में कौन सी झील है जो कि मीठे पानी की झील है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा दोस्तों, सिलीसेड झील, ठीक है। इसका भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा हुआ एग्जाम में, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपको लिए ऐड कर दिया है। तो सिलीसेड झील का पूछ लिया आपसे कि सिलीसेड झील कहाँ स्थित है, तो आप बताओगे अलवर जिले में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों कायलाना, ये सभी दोस्तों मीठे पानी की झील है, खारे पानी की ओनली वही है जो ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको बताई है। कायलाना की पूछ ली, कायलाना कहाँ है, तो आप बताओगे जोधपुर में है। सिलेसीड ये अलवर में है। कोलायत ये बीकानेर में है। गैप सागर डूंगरपुर में, तो गैप सागर का भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो गैप सागर डूंगरपुर में। तो एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके 4 से 5 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं दोस्तों। तो मैंने आपसे पहले ही बोला है कि इस वीडियो में आपकी पूरी जो जियोग्राफी है राजस्थान की वो कंप्लीट हो जाएगी और सभी बिंदु आपके
कंप्लीट हो जाएंगे। काफ़ी मेहनत से दोस्तों ये क्वेश्चन तैयार किए गए हैं दोस्तों, तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, राजस्थान में निर्मित एकमात्र ऐसा बांध जिसका निर्माण मिट्टी से हुआ है कहाँ स्थित है? तो ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको इसी तरीके से क्वेश्चन दिया है। तो राजस्थान का ऐसा कौन सा बांध है जिसका निर्माण मिट्टी से हुआ है? तो वो है दोस्तों अपने पास पांचना बांध, जो कि कहाँ स्थित है दोस्तों? करौली में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। जो पांचना बांध है, पांचना बांध ये करौली में स्थित है और ये एकमात्र मिट्टी से निर्मित बांध है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है ऑप्शन है, इनको आप कंप्लीट कर लीजिए। प्रतापगढ़ में दोस्तों अपने पास जाखम बांध है, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो आप बताओगे जाखम बांध। ठीक है, जो कि कहाँ है? प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। टोंक में अपने पास बिसलपुर बांध है दोस्तों, बनास नदी पर। ठीक है, भीलवाड़ा में मेजा बांध है दोस्तों, कोटारी नदी पर। ठीक है, तो तीनों पॉइंट पे आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान की जलवायु है। तो राजस्थान की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु। ठीक है, अपने देश की भी यही है और राजस्थान की भी यही है। मानसूनी क्यों? क्योंकि यहाँ पर मानसून से वर्षा होती है, मानसूनी है, और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अपन आते हैं, इसलिए उष्णकटिबंधीय। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की राजस्थान की जलवायु। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो आप बताओगे दोस्तों, झालावाड़ जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी का प्रकार है। तो जो कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी का प्रकार है वो है काली मिट्टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, मक्का की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी का प्रकार है। तो आप बताओगे लाल दोमट मिट्टी। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आता है अपने पास मिट्टी से संबंधित, तंबाकू चावल की फसलों, मुख्यतः तंबाकू से पूछ लिया आपसे कि तंबाकू की फसलों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। तो आप बताओगे जलोढ़, जिसे कच्चारी भी कहते हैं दोस्तों, तो जलोढ़ या कच्चारी मिट्टी। ठीक है, जो जलोढ़ मिट्टी होती है ये नदियों द्वारा बही गई मिट्टी होती है अपने पास। ठीक है, तो तंबाकू के लिए, तंबाकू की खेती के लिए जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी है। तो जो अपने राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल में जो मिट्टी पाई जाती है वो है दोस्तों रेतीली या बुलई मिट्टी। ठीक है, जो मिट्टी का वर्गीकरण किया गया है दोस्तों, एक तो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार किया गया है और एक नई पद्धति है दोस्तों, उसके अनुसार पूछे तो आप बताओगे दोस्तों एंटीसोल्स। जो एंटीसोल्स टाइप की जो मृदा है दोस्तों, ये अपने राजस्थान में सर्वाधिक फैली हुई है। तो ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी रेतीली या बुलई, या फिर दूसरी जो अपने पास पद्धति है उसमें आप बताओगे एंटीसोल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21, सभी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, काफ़ी मेहनत से बनाए गए हैं, तो अच्छे से इनको कंप्लीट कर लेना दोस्तों। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपके गलत नहीं जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थान का सबसे गर्म जिला है। तो राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है भाई? चूरू है। जबकि आपसे गर्म स्थल पूछ लें तो अभी बताया था मैंने आपको फलोदी। ठीक है, फलोदी जो जोधपुर में स्थित है, ये सबसे गर्म स्थल है अपने राजस्थान का, और सबसे गर्म जिला राजस्थान का चूरू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना है। तो राजस्थान की जो प्रथम सिंचाई परियोजना है वह है दोस्तों गंगनहर परियोजना, जिसका प्रारंभ 1927 ईस्वी में किया गया था। जो गंगनहर परियोजना है ये राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना है। ठीक है, जो बीकानेर के, इसे बीकानेर नहर के नाम से भी जाना जाता है, बीकानेर परियोजना के नाम से। ठीक है, जो बीकानेर के महाराजा थे दोस्तों गंगा सिंह, उन्हीं के समय ये चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई है। जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई है वो है दोस्तों 649 किलोमीटर। देखिए दोस्तों, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर की जो परियोजना है दोस्तों, इसकी जो कुल लंबाई है वो 649 किलोमीटर है। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा। वैसे ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसे कभी भी नहीं पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन ऐसे आएगा दोस्तों, जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है दोस्तों उसकी कुल लंबाई कितनी है, तो आप बताओगे 649 किलोमीटर। मैंने राजस्थान इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि इसकी जो
इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो राजस्थान का जो पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र है उसमें सिंचाई और पेयजल के लिए जल उपलब्ध कराना है, इसलिए राजस्थान ऐड किए हैं। बाकी दोस्तों अपने पास जो 649 किलोमीटर है इसे दो टाइप से वर्गीकृत किया गया है दोस्तों। इसमें से 204 किलोमीटर अपने पास जो नहर है दोस्तों वो फीडर नहर है, और जो शेष बच जाती है अपने पास कितनी 445 किलोमीटर ये मुख्य नहर है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे पढ़ा जाता है दोस्तों। वैसे अगर आपको इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में अच्छे से जानना है तो मैंने मैप के माध्यम से पूरा वीडियो बना रखा है दोस्तों, उसे आप देख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा बांध राजस्थान में निर्मित नहीं है। 4 बांध दिए गए हैं, इनमें से कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है आपको बताना है। तो गांधी सागर बांध, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, गांधी सागर बांध। क्यों हो जाएगा भाई, क्योंकि अपने पास जो गांधी सागर बांध है ये मध्य प्रदेश में, तो ये राजस्थान में निर्मित बांध नहीं है दोस्तों, ये एमपी में निर्मित है। कहाँ निर्मित है, ये कौन सी नदी किनारे निर्मित है, चंबल नदी के। चंबल नदी जो घाटी परियोजना है दोस्तों उसके अंतर्गत 4 बांध बांधे गए थे। पहला था उसमें गांधी सागर, दूसरा था दोस्तों राणा प्रताप सागर, तीसरा था कोटा बैराज और चौथा था जवाहर सागर, जिसे कोटा बांध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जवाहर सागर बांध, ये चारों चंबल नदी के किनारे निर्मित बांध है दोस्तों। इनमें से जो एक बांध है गांधी सागर ये अपने राजस्थान में स्थित नहीं है, बाकी तीनों अपने राजस्थान में स्थित हैं। ठीक है, बता देता हूँ मैं आपको थोड़ा इनके बारे में। जो राणा प्रताप सागर बांध है दोस्तों ये रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है दोस्तों, और जो अपने पास रावतबाटा आता है दोस्तों इसी के पास एक बेसोरगढ़ नामक स्थान है दोस्तों। वहीं पर ये जो बामनी नदी है दोस्तों वो चंबल नदी में मिलती है। उस वक्त जब ये बामनी नदी चंबल में मिलती है तो अपने पास एक जलप्रपात बनता है दोस्तों, चूलिया जलप्रपात। ठीक है, इसका क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो चूलिया जो जलप्रपात है राजस्थान का सबसे बड़ा जलप्रपात है, और ये कहाँ बनता है अपने पास बेसोरगढ़ चित्तौड़गढ़ में बनता है। ठीक है, और कौन सी नदी बनाती है तो आप बताओगे चंबल नदी। ठीक है, कोटा बैराज कोटा में स्थित है दोस्तों। जवाहर सागर बांध ये भी अपने पास कोटा में स्थित है। बोरावास नामक एक स्थान है दोस्तों, वहाँ पर ये निर्मित है कोटा जिले में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25, सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है। तो सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना का क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है। इसका जो संबंध है दोस्तों वो डूंगरपुर जिले से। 26वां क्वेश्चन है, खंडीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है। तो जो खंडीन या खड़ीन आप कह सकते हो इसे, खड़ीन जो वर्षा जल संग्रहण की विधि है ये अपने पास मुख्यतः जैसलमेर जिले में पाई जाती है। ठीक है, इस नोट को ध्यान रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट है। शेखावटी और बागड़, शेखावटी बांगड़ क्षेत्र, ये जो शेखावटी और बांगड़ क्षेत्र ये इनमें वो चूरू, सीकर, झुंझुनू ये जिले आते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको साथ साथ, जो बांगड़ हैं यानी कि जब अंक की मात्रा आ जाए तो आप क्या सोचोगे कि अपने पास किस साइड की बात हो रही है, चूरू, झुंझुनू, सीकर की बात हो रही है। अगर ओनली बागड़ आता, अंक की मात्रा नहीं आती और बागड़ आता, तब आप बात करते कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा की बात हो रही है। ठीक है, तो ये 2 क्षेत्र हैं दोस्तों, बांगड़ और बागड़। ठीक है, तो शेखावटी या बांगड़ क्षेत्र में वर्षा जल संग्रहण की जो विधि है दोस्तों उसको जोड़ के नाम से जाना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले जोड़ क्या है तो आप बताओ कि वर्षा जल संग्रहण की एक विधि है दोस्तों जिसका प्रचलन किधर है, शेखावटी बांगड़ क्षेत्र में। ठीक है, तो यहाँ से भी आपकी क्वेश्चन पूछा जा सकता है वर्षा जल संग्रहण से भी, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन ऐड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, राजस्थान में कुएं एवं नलकूपों से सिंचाई में अग्रणी जिला कौन सा है। तो दोस्तों राजस्थान में जिस जिले में सर्वाधिक कुएं एवं नलकूपों को क्या कहते हैं अपन इंग्लिश में, ट्यूबवेल। ठीक है, तो कुएं एवं नलकूपों से जो सर्वाधिक सिंचाई की जाती है वो जयपुर जिले में की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, जबकि अपने पास दूसरा स्थान जो आता है दोस्तों सिंचाई में वो आता है दोस्तों नहरों से सिंचाई। तो नहरों में जो सिंचाई, नहरों द्वारा जो सिंचाई की जाती है सर्वाधिक वो की जाती है दोस्तों गंगानगर जिले में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, राजस्थान राज्य की प्रथम वन नीति किस वर्ष में जारी की गई थी। जो राजस्थान की प्रथम वन नीति है दोस्तों ये 2010 में जारी की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, राज्य में सर्वाधिक आरक्षित यानी कि रिजर्व वन कौन से जिले में है। तो सर्वाधिक जो आरक्षित वन पाए जाते हैं वो अपने पास उदयपुर जिले में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। व्याख्या को आप समझ लीजिए। सर्वाधिक अवर्गीकृत वन यानी कि जो वनों का प्रकार है उन्हें 3 प्रकार से डिवाइड करते हैं दोस्तों।
एक तो होता है अवर्गीकृत वन, एक होता है संरक्षित या रक्षित वन, ठीक है, और एक होता है आरक्षित वन, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जनरली एग्जाम में। तो सर्वाधिक अवर्गीकृत जो वन है वो बीकानेर में, जबकि न्यूनतम अवर्गीकृत वन दौसा जिले में, ठीक है। तो सर्वाधिक अवर्गीकृत वन बीकानेर में, सर्वाधिक संरक्षित या रक्षित वन 12 जिले में दोस्तों, और जबकि आपसे न्यूनतम पूछ ले कि न्यूनतम संरक्षित वन कहाँ है, तो आप बताओगे चूरू में। सर्वाधिक आरक्षित जो वन है वो उदयपुर में दोस्तों, यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, ठीक है, उदयपुर में, जबकि न्यूनतम नागौर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो अपने राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाले जो वन है वो सर्वाधिक संरक्षित वन है, ठीक है। इनका प्रतिशत लगभग अपने पास 57% ये वन पाए जाते हैं, ठीक है। जबकि अवर्गीकृत वनों का जो प्रतिशत अपन देख ले तो वो लगभग आता है अपने पास 6.30%, ठीक है। और इसी प्रकार जो आरक्षित वन है उनका प्रतिशत आप देख लो दोस्तों, इनका प्रतिशत है लगभग 37.60%, ठीक है। तो सर्वाधिक संरक्षित वन है, ठीक है। और जो राजस्थान अपना राज्य है दोस्तों, इसमें कुल क्षेत्रफल जो भौगोलिक क्षेत्रफल है दोस्तों उसके 9.59% क्षेत्र जो क्षेत्रफल है इसमें वन पाए जाते हैं, यानी लगभग आप कह सकते हो 10% क्षेत्र में अपने राजस्थान में वन पाए जाते हैं। बाकी जो 90% क्षेत्र है वहाँ पर कोई वन नहीं है दोस्तों, इस चीज़ को भी आप ध्यान रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, राज्य में सर्वाधिक व न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिलों का युग्म है। सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं ये तो आपको पता ही है भाई, उदयपुर में पाए जाते हैं, और न्यूनतम कहाँ पाए जाते हैं, चूरू में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा दोस्तों, उदयपुर में सर्वाधिक वन जबकि न्यूनतम चूरू में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से किसे रेगिस्तान का कल्पवृक्ष कहा जाता है। आपको बताना है कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किसे रेगिस्तान का कल्पवृक्ष कहा जाता है। तो अपने पास जो अपने राजस्थान का राज्य वृक्ष है दोस्तों, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा दोस्तों, केजड़ी। जो केजड़ी दोस्तों राज्य वृक्ष है अपने राजस्थान का, इसे रेगिस्तान का कल्पवृक्ष कहा जाता है। इसकी व्याख्या आप देख लीजिए दोस्तों, इस प्रश्न की। महुआ, देखो महुआ से तेल और देसी शराब बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। महुआ से तेल भी प्राप्त किया जाता है और देसी शराब भी बनाई जाती है। जो महुआ, ये सभी वनस्पति है दोस्तों, वनस्पति के अंतर्गत ही पड़ते हैं इन्हें। तो महुआ जो पाया जाता है वो उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही जिलों में होता है दोस्तों ज़्यादा। खेजड़ी की बात करें इसे समय वृक्ष भी कहा जाता है दोस्तों। खेजड़ी ये राजस्थान का राज्य वृक्ष है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हो जाता है। इसकी फली को सारंगी कहते हैं दोस्तों और पत्तियों को लूम कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। दोकड़ा, तो राजस्थान में दोकड़ा के सर्वाधिक वन पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये आप बात ध्यान रखिए कि राजस्थान में जो सर्वाधिक वन पाए जाते हैं वो दोकड़ा के पाए जाते हैं। रोइडा की बात करें अपन दोस्तों, तो इसका जो उपनाम है दोस्तों वो क्या क्या है, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। मरुस्थल का सागवान इसे कहा जाता है, मारवाड़ टीक इसे कहा जाता है, राजस्थान की मरुशोभा इसे कहा जाता है, और ये अपने राजस्थान का राज्य पुष्प है, ठीक है। तो ये सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून की स्थापना किस वर्ष की गई थी। जो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग है जिसका मुख्यालय कहाँ है, देहरादून में, इसकी स्थापना कब की गई थी आपको बताना है। तो 1981 में की गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान में निम्न में से किस अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में बाघ परियोजना का संचालन नहीं किया जा रहा है। तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों बाघ परियोजनाएं, राजस्थान के 3 ऐसे अपने पास, 2 तो राष्ट्रीय उद्यान है और एक अभ्यारण्य है जहाँ पर बाघ परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। तो आपको इनमें से बताना है कि कहाँ पर बाघ परियोजना संचालित नहीं है। तो अपने पास जो केवला देव है दोस्तों, जिसे गना पक्षी विहार भी कहते हैं, भरतपुर में है, यहाँ पर कोई बाघ परियोजना नहीं है। बाकी अपने पास जो रणथंभौर है जो कि सवाई माधोपुर में है, यहाँ पर अपने पास बाघ परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। सरिस्का में भी चलाई जा रही है और मकुंदरा इल्स में भी चलाई जा रही है, ठीक है। इस प्रश्न की आप व्याख्या देख लीजिए एक बार। राजस्थान की जो प्रथम बाघ परियोजना है वो 1973-74 ईस्वी के समथिंग रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में चलाई गई थी। द्वितीय बाघ परियोजना दोस्तों 1978 ईस्वी में सरिस्का अभ्यारण्य में चलाई गई थी जो कि अलवर जिले में स्थित है, यह आप ध्यान रखिएगा, अलवर में स्थित है सरिस्का। तृतीय बाघ परियोजना दोस्तों 2012 में मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में चलाई गई थी, ठीक है।
अब कुछ महत्वपूर्ण दिवस देख लीजिए आप दोस्तों। 21 मार्च, ये इसी जो अपने पास वन्य जीव अभ्यारण्य आते हैं, वन आता है, इन्हीं से संबंधित है दोस्तों। 21 मार्च को क्या मनाया जाता है दोस्तों? विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे मनाया जाता है। ठीक है, 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 22 मई को क्या मनाया जाता है दोस्तों? विश्व विविधता दिवस। ठीक है, तो वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कौन से दिन को मनाया जाता है, कौन सी तारीख को मनाया जाता है? 22 मई को। 5 जून को आपको पता ही होगा दोस्तों, 5 जून को क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ठीक है, 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? इसका भी आपको पता होगा, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो ये चारों ऐसे दिवस है दोस्तों जहाँ से क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है। ठीक है, स्पेशली आप विश्व ओजोन दिवस का और विश्व पर्यावरण दिवस का तो याद रखना ही सही। ठीक है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 34 है। रामसर साइट, साइट को क्या बोल सकते हैं अपन? स्थल। तो रामसर स्थल या वन्य जीव आर्द्रभूमि क्षेत्र कौन से हैं? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान रखना, जो अपने राजस्थान में रामसर स्थल या जिन्हें आप क्या बोल सकते हो कि वन्य जीव आर्द्रभूमि क्षेत्र, तो 2 ही स्थल हैं दोस्तों, सांबर झील और केवलादेव, जिसे अपन क्या बोलते हैं? घना पक्षी अभ्यारण्य भी बोलते हैं, जो कि भरतपुर में। ये दोनों अपने पास रामसर स्थल घोषित किए गए हैं। ठीक है, सांबर झील और केवलादेव। तो रामसर साइट के बारे में पूछ लिए तो आप बताओगे सांबर झील और केवलादेव। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना, केवलादेव जिसे अपन घना पक्षी अभ्यारण्य भी कहते हैं, भरतपुर में स्थित है। आगे का क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 35। किस बुक में संकटग्रस्त व विलुप्त जंतुओं, वन्य जीवों, वनस्पतियों के नाम प्रविष्ट किए जाते हैं? ऐसी कौन सी बुक है दोस्तों जिसमें संकटग्रस्त जातियों, वन्य जीवों, वनस्पतियों एवं प्राणियों के नाम प्रविष्ट किए जाते हैं? तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है रेड डाटा बुक में। ठीक है, तो रेड डाटा बुक क्या है? इस बुक में संकटग्रस्त और विलुप्त जंतुओं और वनस्पतियों के नाम प्रविष्ट किए जाते हैं। ठीक है, उनका रिकॉर्ड इसमें रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों, असम्मिलित हैं। पहला ऑप्शन है राजस्थान का राज्य पुष्प रोइडा, बिल्कुल सही है। तो ये ध्यान रखिएगा, चारों एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिए हैं आपके लिए। राजस्थान का राज्य पुष्प रोइडा, राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा, और अभी वर्तमान में ऊँट को भी राज्य पशु घोषित कर दिया गया है, तो चिंकारा ऊँट। ठीक है, तीसरा हो जाएगा, तीसरा क्या ऑप्शन है? राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन, जिसे क्या कहते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। तो राज्य पक्षी गोडावन है अपने राज्य का। चौथा दे रखा है दोस्तों राजस्थान का राज्य वृक्ष खेर वृक्ष। तो अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि जो राजस्थान का राज्य वृक्ष है वो कौन है? केजड़ी है। ठीक है, खेर वृक्ष नहीं है। जो ये खेर है दोस्तों, इससे खत्ता बनाया जाता है, खत्ता बनाया जाता है, और ये जो खेर पाया जाता है ये अपने उदयपुर चित्तौड़गढ़ जिलों में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, इसके वृक्ष जो हैं पेड़ खेर के, वो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों में ज़्यादा पाए जाते हैं, और इससे खत्ता बनाया जाता है। तो 36 का असम्मिलित कौन सा युग में? 4th वाला है। ठीक है, जो अपने राजस्थान राज्य का राज्य वृक्ष है वो खेजड़ी है। क्वेश्चन नंबर 37 है। काले हिरणों व कुर्जा पक्षियों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। तो काले हिरणों और कुर्जा पक्षियों के लिए जो प्रसिद्ध अभ्यारण्य है दोस्तों, वो अपने राजस्थान का तालछा पर जो अभ्यारण्य है दोस्तों, जो कि चूरू जिले में स्थित है, ये प्रसिद्ध है। ठीक है, काले हिरणों और कुर्जा पक्षियों के लिए। ये इस नोट को ध्यान में रखिएगा। देखिए, मरु उद्यान, जो अपने राजस्थान का मरु उद्यान है दोस्तों, ये जैसलमेर और बाड़मेर जिले में फैला हुआ है। मुख्यतः इसका जो ज़्यादा क्षेत्रफल है वो जैसलमेर में है। तो आपसे पूछ लिया मरु उद्यान कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है? जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है ये जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है। राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है दोस्तों। ठीक है, इसमें आकलवुड फॉसिल पार्क, जिसे जीवाश्म पार्क भी कहते हैं दोस्तों, ये निर्मित है। इस अभ्यारण्य में दोस्तों जो जीव पाए जाते हैं उनमें प्रमुखतया गोडावन, चिंकारा, पीवना सर्प और सेवण घास। ठीक है, तो सेवण घास और पीवना सर्प कहाँ पाए जाते हैं? राष्ट्रीय मरु उद्यान में पाए जाते हैं, जो कि राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, तालछापर के बारे में अभी बात किया है अपन ने। जो तालछापर है सुजानगढ़, जो कि चूरू में यहीं पर स्थित है दोस्तों।
यह गुरु द्रोणाचार्य का निवास स्थान था। जो महाभारत के द्रोणाचार्य थे दोस्तों, उन्हीं का निवास स्थान तालछापर को माना जाता है, इसलिए इसका नाम भी तालछापर पड़ा है। ठीक है। शीतकाल में हजारों कुर्जा पक्षी तथा क्रोमन क्रेन, जिसे सारस भी कहते हैं दोस्तों, यहाँ पर शरण लेने के लिए आते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन तो क्या था दोस्तों? क्वेश्चन था काले हिरणों और कुर्जा पक्षियों के लिए। जबकि आप इसमें ये भी ध्यान रखना, जो क्रोमन क्रेन है, जिन्हें सारस कहते हैं दोस्तों, ये भी यहाँ पर आते हैं। ठीक है। अगला मैं आपको बताऊं सरिस्का के बारे में। तो सरिस्का जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये अलवर में स्थित है। ये रिसस बंदर के लिए प्रसिद्ध है। रिसस बंदर के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? सरिस्का प्रसिद्ध है। ठीक है। इसी में दोस्तों थानागाजी क्षेत्र आता है अपने पास, कुशलगढ़ आता है दोस्तों, जो कुशलगढ़ है ये आता है, बाला किला आता है। बाला किला का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों कि बाला किला कहाँ स्थित है, आप बताओगे अलवर में। ठीक है। अजबगढ़ स्थित है, भानगढ़ स्थित है। ये सभी जो पर्यटन स्थल है अपने पास सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित हैं, इसके अंतर्गत ही ये आते हैं। ठीक है। यहाँ पर जरक, चीतल, बाघ, चिंकारा, जंगली सुअर विचरण करते हुए देखे जा सकते हैं। बाघ परियोजना यहाँ चली है, आपको बता ही दिया मैंने आपको क्वेश्चन के माध्यम से पिछले के। ठीक है। तो इन सभी के बारे में आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 38, फुलवारी की नाल किस जिले में अवस्थित है? जो फुलवारी की नाल है एक वन्य जीव अभ्यारण्य है दोस्तों, ये अपने पास उदयपुर में स्थित है। ठीक है। तो इसका क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है। फुलवारी की नाल कौन से जिले में स्थित है, आप बताओगे उदयपुर में स्थित है। ठीक है। 39वां क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय मरुद क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर, जिसका मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर में। केंद्रीय मरुद क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जिसे शॉर्ट में कहते हैं दोस्तों काजरी, की स्थापना कब की गई थी? जो काजरी की स्थापना की गई थी 1952 में की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन व डेयरी विभाग ने 20वीं पशु गणना की रिपोर्ट कब जारी की थी? जो अभी जो हाल ही में जो पशु गणना की रिपोर्ट जारी हुई थी दोस्तों 2019 में, तो उसी का क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। पशु गणना से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस टॉपिक को अच्छे से कर जाना कंप्लीट। ठीक है। 20वीं पशु गणना की रिपोर्ट कब जारी की थी? तो ये की थी दोस्तों 16 अक्टूबर 2019 को। 20वीं पशु गणना के अंतर्गत राजस्थान में कुल पशुधन है दोस्तों 56.8 मिलियन, या जिसे आप 568 लाख भी कह सकते हो। ठीक है। तो 568 लाख जो पशु हैं, पशुधन है, वो अपने राजस्थान में, और इतने पशु के साथ अपना राजस्थान का जो देश में स्थान है वो दूसरा है। प्रथम स्थान पर है दोस्तों यूपी। ठीक है। सेकंड अपना राजस्थान है पशुधन के मामले में। सर्वाधिक राजस्थान में कौन सी पशु पाई जाती हैं? बकरियां पाई जाती हैं, तो इसका भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है। और जो भारत का 10.61% जो पशुधन है वो अपने राजस्थान में है। ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची पृष्ठ में दे रखा है दोस्तों पशु, और दूसरी तरफ दे रखा है उस पशु की सर्वश्रेष्ठ नस्ल। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, पहला है भैंस, तो भैंस की जो सर्वश्रेष्ठ नस्ल है वो है मुर्रा। ठीक है। तो पहले का ऐसे से मिलान कर दीजिए आप। ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन है वो है गाय, तो गाय की जो सर्वश्रेष्ठ नस्ल है वो है राठी, इसका बी से मिलान हो जाएगा। बेड, तो बेड की जो सर्वश्रेष्ठ नस्ल है दोस्तों चोकला नस्लें हैं। ठीक है। तो इसका सी से मिलान हो जाएगा। बकरी की जो सर्वश्रेष्ठ नस्ल है वो है जकराना, तो इसका डी से मिलान हो जाएगा। ठीक है। इसके ऑप्शन नहीं दिए मैंने, आप ध्यान रख लीजिएगा। इस क्वेश्चन के माध्यम से आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल मुर्रा, जो कि जयपुर, भरतपुर, अलवर, उदयपुर, गंगानगर जिलों में पाई जाती हैं दोस्तों, सर्वाधिक जयपुर में पाई जाती हैं। ठीक है। भैंसें भी। गाय की बात करूँ तो गाय की जो सर्वश्रेष्ठ नस्लें वो है राठी दोस्तों, ये अपने पास उत्तरी पश्चिमी जैसलमेर, पश्चिमी बीकानेर और दक्षिणी पश्चिमी गंगानगर जिलों में पाई जाती हैं। ठीक है। तीसरी बात करूँ मैं बेड, तो बेड की जो सर्वश्रेष्ठ नस्लें वो चोकला हैं। ठीक है। ये शेखावटी में पाई जाती हैं। ठीक है। तो चोकला को शेखावटी नस्ल के नाम से भी जाना जाता है, शेखावटी क्षेत्र में पाए जाने के कारण। चौथी है अपने पास बकरी, तो बकरी की जो सर्वश्रेष्ठ नस्लें वो है जकराना, ये अलवर जिले में पाई जाती हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टि से। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 42, बीकानेर में ऊँट की खाल पर जो मीनाकारी की जाती है उसे कहते हैं? जो ऊँट की खाल पर जो अंकन किया जाता है दोस्तों उसे उस्ता कला के नाम से जाना जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा उस्ता कला। ठीक है। ऑप्शन नहीं दिए यहाँ पर, आप ध्यान में रखिएगा उस्ता कला। इसका जो प्रसिद्ध कलाकार था दोस्तों वो था दोस्तों इसामुद्दीन। ठीक है। तो इसका प्रसिद्ध कलाकार इसामुद्दीन।
तो बीकानेर में ऊँट की खाल पर अंकन करना क्या कहलाता है, उस्ता कला का उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर ये नोट को भी ध्यान रखना भाई। जो नाचना है ना, नाचना, ये अपने पास ऊँट आता है, उसकी सर्वश्रेष्ठ नस्लें ऊँट की, जिसे अपने भारतीय सैनिक भी रखते हैं दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में। तो नाचना ऊँट की सर्वश्रेष्ठ नस्लें, ठीक है, ये अपने जैसलमेर ज़िले में पाई जाती हैं सर्वाधिक। आगे चलिए भाई, आगे चलो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। सूची फर्स्ट में दे रखा है पशु मेला, दूसरी तरफ दे रखा है स्थान या जिला। तो पशु मेले से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो 4 पशु मेले आपको ऐड हो जाएंगे यहाँ पर। देखिए, पहला है श्री मल्लीनाथ पशु मेला। तो जो श्री मल्लीनाथ पशु मेला है दोस्तों, ये तिलवाड़ा बाड़मेर ज़िले में बढ़ता है। ठीक है, तिलवाड़ा नामक स्थान पर बाड़मेर में बढ़ता है। तो ये पहले का एक के साथ सही ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है श्री वीर तेजाजी पशु मेला। तो ये परबतसर नागौर में बढ़ता है दोस्तों। तीसरा है श्री चंद्रभागा पशु मेला। तो ये अपने पास जालरा पाटन झालावाड़ ज़िले में बढ़ता है। चौथा है पुष्कर पशु मेला। तो ये पुष्कर अजमेर ज़िले में बढ़ता है। ठीक है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है ये भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। जो अपने पास मल्लीनाथ पशु मेला है तिलवाड़ा का, ये थार पारकर गोवंश के लिए प्रसिद्ध है। थार पारकर एक गाय की नस्ल है दोस्तों, जो कि बाड़मेर ज़िले में पाई जाती हैं। तो इसी के लिए ये प्रसिद्ध हैं। श्री वीर तेजाजी जो पशु मेला है परबतसर का, ये नागौरी बेल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नागौरी बेल प्रसिद्ध है भैया, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तीसरा है श्री चंद्रभागा पशु मेला। तो ये जालरा पाटन झालावाड़ ज़िले का है। यहाँ पर मालवी जो गाय है इसके लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, चौथा है पुष्कर मेला। तो पुष्कर अजमेर, ये गिर नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। गिर भी अपने पास गाय की प्रमुख नस्ल हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 43 आपके कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अगला नोट देखिए, राजस्थान का ऊन उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है। जो अपने भारत में सर्वाधिक ऊन उत्पादन होता है वो अपने राजस्थान राज्य में ही होता है दोस्तों। ठीक है, तो राजस्थान का प्रथम स्थान है ऊन उत्पादन में। जो सर्वाधिक ऊन उत्पादित करता है वो जिला वो है जोधपुर जिला। ठीक है, राजस्थान का दुग्ध उत्पादन में भारत में द्वितीय स्थान है, यानी कि राजस्थान का दूध उत्पादन में दूसरा स्थान है। ठीक है, सर्वाधिक दूध उत्पादन कहाँ हो जयपुर में हो। राजस्थान में 1970 में, देखो दूध उत्पादन से संबंधित कोई फैक्ट है अपने पास, उसे ध्यान रखिएगा। राजस्थान में 1970 में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान सहित 10 राज्यों में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था दोस्तों। इस कार्यक्रम को जो प्रारंभ किया था वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने किया था। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वो दुग्ध उत्पादन से है। ठीक है, इस कार्यक्रम को जो आरंभ किया था वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने किया था। ठीक है, याद कर लीजिए अच्छे से। अगला नोट देखो भाई, ये क्रांतियों से नोट है, यहाँ से क्वेश्चन पीटीटी में पूछ लिया जाता है आपके। देखो, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। बुरी क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। ये जो बुरी क्रांति वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था खाद्यान्न उत्पादन से। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है दोस्तों, तिलहन उत्पादन से। जो सर्वाधिक वृद्धि हुई है तिलहनों में वो सरसों में हुई थी। ठीक है, जिनसे तेल निकाला जाता है वो तिलहन फसलें होते हैं अपने पास, सोयाबीन सरसों ये। ठीक है, सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी जो फसलें होती है दोस्तों उन्हीं से हैं, तो बागवानी उत्पादन से। ठीक है, तो सुनहरी, भूरी और श्वेत क्रांति का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। रजत क्रांति की पूछ ले तो इसका संबंध अंडा उत्पादन से है। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए, वो है दोस्तों 1966-67 ईस्वी में जो अपने पास 66-67 आर्थिक वर्ष था दोस्तों। 1966-67 आर्थिक वर्ष में MS स्वामीनाथन के द्वारा भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो हरित क्रांति का जो प्रारंभ हुआ था भारत में वो 1966-67 के समय हुआ था दोस्तों, MS स्वामीनाथन के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो हरित क्रांति की जो भारत में जनक है वो MS स्वामीनाथन है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हरित क्रांति के भारत में कौन जनक थे, तो आप बताओगे MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति के अंतर्गत इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना। जो सर्वाधिक वृद्धि हुई थी वो गेहूं के उत्पादन में हुई थी। ठीक है, इसके अंतर्गत। और दोस्तों विश्व के संदर्भ में अपन बात करें तो विश्व में जो हरित क्रांति के जो जन्मदाता हैं वो नॉर्मन बोरलॉग हैं। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग, जिनका संबंध दोस्तों USA से है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं। तो हरित क्रांति भैया अमेरिका से निकली थी जो कि भारत तक आ गई थी। ठीक है,
तो नॉर्मन बोरलॉग का आप ध्यान रखिएगा। आगे के क्वेश्चन करें भाई, चलो आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों, भारत में बाजरा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो भारत में बाजरा की उत्पादन में जो राजस्थान का स्थान है वो कौन सा स्थान हो जाएगा? प्रथम स्थान हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। बाजरा जो सर्वाधिक उत्पादित होता है अपने देश में वो राजस्थान में होता है। ठीक है, इस नोट को ध्यान रखिएगा। बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों अलवर में होता है। ठीक है, उसके बाद जयपुर में होता है। सर्वाधिक जो फसल निकलती है बाजरे की वो अलवर में निकलती है और दूसरी निकलती है जयपुर में। ठीक है, जबकि जो सर्वाधिक बाजरा बोया जाता है उसका जो क्षेत्र पूछ लिया, यानी कि सर्वाधिक क्षेत्र में जो बोया जाता है बाजरा, वो अपने पास उसमें बाड़मेर प्रथम स्थान में आता है। ठीक है, बाड़मेर में सर्वाधिक बाजरा बोया जाता है, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? अलवर में होता है। ठीक है, उधर क्यों नहीं होता? क्योंकि उधर जलवायु में विषमताएं दोस्तों, बारिश भी कम होती है। ठीक है, अन्न का कटोरा किसे कहा जाता है भाई? अपने राजस्थान का जो श्री गंगानगर जिला है दोस्तों, उसे ही अन्न का कटोरा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पर सर्वाधिक गेहूँ उत्पादन होता है। ठीक है, तो अन्न का कटोरा किसे कहा जाता है? श्री गंगानगर को कहा जाता है। अगला पॉइंट देखो भाई, राजस्थान का सरसों के उत्पादन में भी प्रथम स्थान है। तो यहाँ नहीं कि अपन कह सकते हैं कि अपने पास जो बाजरा में तो प्रथम स्थान चाहिए ही राजस्थान को, उसके अलावा सरसों के उत्पादन में भी अपने भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है। ठीक है, इसलिए राजस्थान को सरसों का प्रदेश भी कहा जाता है। तो भाई सब पूछ लिया आपसे कि सरसों का प्रदेश कौन से राज्य को कहा जाता है, तो आप बताओगे अपने राजस्थान राज्य को कहा जाता है। ठीक है, जो सरसों का सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों ये अलवर, टोंक, गंगानगर में होता है, सर्वाधिक अलवर में होता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, जो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है अपने पास, ये कहाँ है? सेवर भरतपुर में है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में स्थित है। अगला पॉइंट है दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक मसाले 12 में, वो सर्वाधिक फल गंगानगर जिले में होते हैं। तो सर्वाधिक मसाला के लिए तो भाई सब 12 प्रसिद्ध, 12 में सर्वाधिक मसाला हो, जबकि अपने पास जो फल हो वो गंगानगर जिले में हो। ठीक है, अगला पॉइंट देखो भाई, केंद्रीय कृषि फॉर्म सूरतगढ़, सूरतगढ़ कहाँ है? गंगानगर में। जो केंद्रीय कृषि फॉर्म है ये अपने पास सूरतगढ़, ये गंगानगर जिले में अवस्थित है। रूस की सहायता से अगस्त 1956 में स्थापित एशिया का सबसे बड़ा फॉर्म है, जो अपने पास केंद्रीय कृषि फॉर्म सूरतगढ़ है, जो कि गंगानगर जिले में स्थित है। ये रूस की सहायता से स्थापित किया गया था दोस्तों 1956 में, और एशिया का सबसे बड़ा कृषि फॉर्म है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। ये सभी दोस्तों आपके जो जियोग्राफी है, राजस्थान जियोग्राफी, उसी के क्वेश्चन है दोस्तों। इस वीडियो में आपको पूरी जियोग्राफी के क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगा, उसके बाद में आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन भी करवा दूंगा। ठीक है, जो भी मुझे जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको सारा कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, प्रमुख मंडियाँ, तो देखिए दोस्तों प्रमुख मंडियाँ देख लीजिए आप। तो यहाँ नहीं कि अपन तो कर रहे थे कौन सा क्वेश्चन? 44वां क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन में आपके कम से कम 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहीं से पूछा जा सकता है। लहसुन मंडी की बात करें तो आप बताओ कि 12 में, लहसुन मंडी 12 में, सर्वाधिक उत्पादन भी लहसुन का 12 में ही होता है। ठीक है, संतरा मंडी की पूछी तो आप बताओ कि भवानी मंडी कहाँ है? झालावाड़ में। तीसरा बात करें दोस्तों फल सब्जी मंडी, तो फल सब्जी मंडी अपने पास जयपुर में, जो कि एशिया की सबसे बड़ी फल सब्जी मंडी है। ठीक है, जयपुर में। ऊन मंडी की बात करें तो ऊन मंडी दोस्तों अपने बीकानेर में। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है बीकानेर में। मेहंदी मंडी तो ये सोजत पाली में। ठीक है, इसका क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि राजस्थान में जो मेहंदी प्रसिद्ध है वो कहाँ की है? तो आप बताओगे सोजत पाली की प्रसिद्ध है, सोजत पाली में स्थित है अपने पास। ठीक है, तो ये पांचों मंडियाँ आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 है मित्रों, राजस्थान में किस वर्ष खनिज नीति घोषित नहीं की गई थी? अब देखो ये क्वेश्चन ऐसे कभी भी नहीं आएगा, एक खनिज नीति के बारे में पूछेगा कि प्रथम कब की गई थी, द्वितीय कब की गई थी, तृतीय की। लेकिन इस क्वेश्चन को मैंने इस तरीके से इसलिए ऐड किया कि आपके इसी क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। देखो आपको बताना है कि राजस्थान में किस वर्ष खनिज नीति घोषित नहीं की थी। तो 2019 में कोई खनिज नीति घोषित नहीं हुई है अपने। ठीक है, जबकि जो प्रथम खनिज नीति है दोस्तों वो 1978 में घोषित हुई थी, दूसरी 1991 में हुई थी, और जो नवीनतम और तीसरी खनिज नीति है वो 2015 में वसुंधरा के समय घोषित की गई थी। और जबकि जो दोनों खनिज नीतियाँ हैं जो अपने राजस्थान के सीएम थे दोस्तों बीरों सिंह शेखावत, उन्हीं के समय पर घोषित की गई थी। ठीक है,
तो क्वेश्चन भाई ऐसे भी आया हुआ है कि राजस्थान की प्रथम खनिज नीति कब घोषित की गई थी, तो आप बताओगे 1978 में। राजस्थान की नवीनतम खनिज नीति कौन सी है, तो आप बताओगे 2015। ठीक है, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट भाई। चलो भाई आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों, सफ़ेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध हैं। तो सफ़ेद संगमरमर के लिए अपने जो मकराना है नागौर जिले में ये प्रसिद्ध है। ठीक है, तो मकराना का भाई सफ़ेद संगमरमर प्रसिद्ध है। नोट, अब इस नोट को भी ध्यान रखना भाई। पीला संगमरमर ये जैसलमेर का प्रसिद्ध है। सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र, वो उत्पादन जो सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों संगमरमर का, वो राजनगर राजसमंद में होता है। ठीक है, जो राजनगर है यहीं पर खान है दोस्तों संगमरमर की, यहीं से सर्वाधिक अपने पास राजस्थान में संगमरमर का उत्पादन किया जाता है, जो कि राजसमंद जिले में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 देख लीजिए आप। निम्न में से कौन सा अलोह खनिज का उदाहरण नहीं है। खनिज वाले टॉपिक से भी आपके क्वेश्चन आएगा दोस्तों, तो बाकी जितना ये टॉपिक कवर हो जाएगा मैं क्वेश्चन के माध्यम से करवा दूंगा, बाकी आप भी एक बार इसे रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा अलोह खनिज नहीं है। दो टाइप से खनिज होते हैं, लोह अलोह खनिज। ठीक है, उन्हीं में आपको बताना है अलोह खनिज कौन सा नहीं है। तांबा, सीसा जस्ता, टंगस्टन, ये तीनों तो क्या है अलोह खनिज हैं। जबकि जो मैग्नीज होता है दोस्तों, मैग्नेट, ठीक है, तो मैग्नीज Mn जिसे अपन प्रदर्शित करते हैं जिससे, तो जो मैग्नीज होता है ये अपने पास एक धात्विक खनिज होता है, यानी कि लोह खनिज होता है। तो मैग्नीज यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों, मैग्नीज अलोह खनिज नहीं है। जो मैग्नीज है दोस्तों इसका सर्वाधिक उत्पादन अपने बांसवाड़ा जिले में किया जाता है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तांबे के बारे में आपको थोड़ा नॉलेज दूं तो आप क्या याद रख सकते हो तांबे से रिलेटेड। जो तांबे का अयस्क है दोस्तों वो है कॉपर पायराइटीज। कॉपर अपन तांबे को कहते हैं, तो इसी से आप ध्यान रख लेना, कॉपर पायराइटीज अपने पास तांबे का अयस्क है। जो तांबे का सर्वाधिक और सबसे बड़ी जो खान है दोस्तों अपने देश की, अपने राजस्थान में है, वो है केतड़ी झुंझुनू। केतड़ी झुंझुनू में, तो केतड़ी से ही अपने पास सर्वाधिक तांबा निकाला जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक और प्रमुख खान है खोदरीबा, ये अलवर में स्थित है। ठीक है, ये भी अपने पास तांबे की खान है। इसी प्रकार सीसा जस्ता के बारे में आपको जानकारी दूं तो जो सीसा जस्ता है दोस्तों इसकी जो प्रमुख खान है वो जावर की खान है दोस्तों उदयपुर में। ठीक है, सीसा जस्ता का जो अयस्क है वो है दोस्तों गेलेना। ठीक है, PBS जिसे आप बोलते हो गेलेना। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, सीसा जस्ता का कौन सा अयस्क है, तो आप बताओगे गेलेना। ठीक है, टंगस्टन के बारे में भी आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। टंगस्टन की जो प्रमुख खान है वो है दोस्तों डेगाना भाकरी, जो कि नागौर में स्थित है दोस्तों, डेगाना भाकरी। ठीक है, यहीं पर टंगस्टन सर्वाधिक निकाला जाता है। टंगस्टन दोस्तों सबसे भारी धातु है जिसका प्रयोग किस में किया जाता है, जो अपने पास बल्ब होते हैं दोस्तों उसमें किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलो भाई। क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों अपने पास, मिट्टी जिसे आप क्या बोल सकते हो मर्दा। तो मर्दा की सारेता को आप लवणता भी कह सकते हो। तो मिट्टी की सारेता या लवणता की समस्या को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। जो खेतों में मिट्टी की सारेता या लवणता की कमी की जो समस्या होती है उसको दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप ध्यान रखना जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है वो अपने राजस्थान में गोट मंगलोद, जो कि नागौर में यहाँ पर होता है। तो इसका क्वेश्चन आया हुआ है, गोट मंगलोद क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप बताओगे जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा नोट को ध्यान रखिएगा, अपने पास रॉक फॉस्फेट। ठीक है, रॉक फॉस्फेट का जो प्रयोग किया जाता है वो मिट्टी की अम्लीयता की समस्या को दूर करने के लिए किया जाता है, जबकि सारेता की समस्या के लिए जिप्सम का किया जाता है। ठीक है, रॉक फॉस्फेट का जो सर्वाधिक उत्पादन और जो बड़ी खान है दोस्तों वो जामर कोटड़ा है। ठीक है, जामर कोटड़ा उदयपुर में है। अभी जो BSTC का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपके लिए ऐड कर दिया इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों, राजस्थान में लोह अयस्क, जो लोह अयस्क है उसमें सर्वाधिक जो पाया जाता है वो अपने राजस्थान में हेमेटाइट प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, हेमेटाइट। इसके अलावा अन्य फॉर्म भी होते हैं वो भी पाए जाते हैं। तो लोह अयस्क में जो प्रमुखतया पाया जाता है वो हेमेटाइट पाया जाता है। का सर्वाधिक उत्पादन कौन सी खान या स्थान से होता है, तो लोह अयस्क का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो मोरिजा बानोला खान से होता है दोस्तों। मोरिजा बानोला खान कहाँ स्थित है,
जयपुर में स्थित है। मोरिजा बानोला। 50वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खनिज एक रासायनिक उर्वरक खनिज नहीं है? तो जो रासायनिक खनिज होते हैं उनमें कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जिप्सम एक रासायनिक खनिज है, रसायन के रूप में इसका प्रयोग कर रहे हैं अपन, ठीक है, मिट्टी की जो क्षारीयता को दूर करने के लिए कर रहे हैं। रोक फॉस्फेट, तो रोक फॉस्फेट की भी जो मिट्टी की अम्लीयता होते हैं उसके लिए कर रहे हैं, यानी कि भी रासायन के उर्वरक की तरह काम आ रहा है अपने पास। पोटास का भी अपन उर्वरक की तरह प्रयोग करते हैं खेतों में, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, पन्ना, ठीक है। पन्ना को दोस्तों हरी अग्नि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पन्ना का जो रंग होता है वो हरा होता है, इसलिए इसे हरी अग्नि के नाम से जाना जाता है। जो पन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों वो राजसमंद का जो काला गुमान क्षेत्र है दोस्तों इसमें होता है, ठीक है। काला गुमान क्षेत्र, भाई साहब पूछ सकते हैं आपसे कि काला गुमान क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप बताओगे पन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ है ये भैया? राजसमंद जिले में, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इस नोट को जरूर ध्यान में रखिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि राजस्थान के एकाधिकार वाले खनिज, यानी कि ऐसे खनिज जिनका लगभग 90% जो उत्पादन है वो अपने राजस्थान में अकेले होता है, पूरे राजस्थान में, तो उन्हें एकाधिकार खनिज कहते हैं, ठीक है। तो पूरे भारत का जो लगभग जो 90% जो खनिज है उसका जो जिसमें उत्पादन में अपने राजस्थान का हिस्सा है उसे अपन एकाधिकार खनिज बोलते हैं। जैसे कि अपन बात करें दोस्तों सीसा जस्ता, इसमें भी अपने राजस्थान का एकाधिकार है। चांदी, लगभग 90% जो चांदी का उत्पादन होता है वो अपने राजस्थान में ही होता है अकेले, ठीक है। वो जो चांदी होती है ये सीसा जस्ता के साथ ही निकलती हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चांदी का उत्पादन भी अपने उदयपुर में ज़्यादा होता है, ठीक है। सीसा जस्ता, चांदी, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, तांबड़ा, पन्ना, जास्पर, संगमरमर, एस्बोटोस, कैडमियम, इन सभी में अपने राजस्थान का एकाधिकार है, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन से खनिज में राजस्थान का एकाधिकार नहीं है। 4 ऑप्शन आएंगे, उनमें से 3 ऑप्शन इनमें से कोई सा भी दे देगा या एक ऑप्शन आपके अदर दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आपके जो ये भूगोल की मैराथन क्लास है ये कंप्लीट हो जाती है दोस्तों। टोटल मैंने 50 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं, लेकिन आप ऐसे बोलिए 50 क्वेश्चन के साथ साथ आपके 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। सभी क्वेश्चन मैंने वाक्य सहित काफ़ी जो भी अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो भी बताए थे दोस्तों। काफ़ी मेहनत लगी है दोस्तों इस वीडियो को बनाने में, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, ठीक है। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।